तो मेरे पास अभी हवा में तैयार करने वाली मशीन है, एक वो है और दूसरी तैयार हुई है। और मैंने उनको ये कहा कि मैं नागपुर जाने के बाद हवा से पानी तैयार करने वाली मशीन आपकी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दूंगा। मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। और जब मैं पूना में गया तो एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि ये रोड कब बनेगा? 2 साल में। बोले आपके पास पैसे कितने हैं? बोले 5 करोड़। बोले 5 करोड़, रोड की कीमत कितनी है? बोले 2000 करोड़। तो उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिशियन, हम पत्रकारों क्या मूर्ख समझते हो क्या? बोला क्यों? बोले आपके पास 5 करोड़ है, 2 साल में रोड बनेगा, तुम कह रहे हो किस बात पर? तुम्हारे पास क्या है? हम विश्वास क्यों रखें? तो मेरे मुंह से एक अंग्रेजी वाक्य निकल गया, और मैं यूनिवर्सिटी में हूं इसलिए आप जरूर इसका थोड़ा आनंद भी लीजिए पर याद भी रखिए। मैंने कहा मेरे पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है। इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। अभी आपके मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि सरप्लस बजट है। पहली बार मैंने सुना कि मुख्यमंत्री कहा सरप्लस बजट है। जहां भी जाओ वहां वही बोलता कैसा होगा, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। मैं बोलता हूं कभी भी मेरे पास पैसे की कमी नहीं। और मेरे डिपार्टमेंट का बजट था 800 करोड़ का, शिपिंग एंड पोर्ट, जिसमें ये पैरादीप आता है। और मैंने योजना बनाई 16 लाख करोड़ की। और आपको ताजुब होगा 800 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का बजट था और हमने अभी तक 12 लाख करोड़ रुपए के काम पूरे किए, क्योंकि पैसा मॉडल ऐसा बना था। मैं अभी मेहताब जी से कह रहा था कि मैं थोड़ा सा रिसर्चर तो नहीं हूं, पर मेरे पास एक मशीन है। आप नागपुर में आइए तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा, हवा से पानी तैयार होता है। तो मैं वो पानी रोज घर पे हम लोग वही पीते हैं, गर्म पानी भी आता है, ठंडा पानी भी आता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये मशीन बननी चाहिए। मेरा एक इंजीनियर दोस्त था, तो मैंने उसके साथ उसके 3-4 दोस्तों को इकट्ठा करके मैंने कहा कि मैं आपको मदद करता हूं, आप मशीन तैयार करिए। तो मेरे पास अभी हवा में तैयार करने वाली मशीन है, एक वो है और दूसरी तैयार हुई है। और मैंने उनको ये कहा कि मैं नागपुर जाने के बाद हवा से पानी तैयार करने वाली मशीन आपकी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दूंगा। 100% प्योर पानी है। देखो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इम्पॉसिबल वर्ड इसमें ही लिखा हुआ है, आई एम पॉसिबल। लो एम इज क्राइम। और कभी डरना नहीं चाहिए, कभी भागना नहीं चाहिए। मैं जब शुरुआत में स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का, तब हमारी हालत पॉलिटिकली बहुत खराब थी। न रिकॉग्निशन था, न रिस्पेक्ट था। हम साइकिल रिक्शा पे अनाउंसमेंट करते थे, पत्थर मारते थे लोग। हालत बहुत खराब थी। तो मेरे एक मित्र थे, वो बड़े विद्वान थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर करके। वो देश में सबसे ज्यादा डिग्रियां मिली थी उनको। तो एक दिन मुझे कहा, नितिन यू आर ए गुड मटेरियल बट इन बैड पार्ट, तो मैं कांग्रेस में आऊं। मैंने मेरे विचारों का मेल नहीं खाता तो मैं कैसे आऊं? जो होगा सो होगा, मैं नहीं आऊंगा। और आपको मैं बताता हूं कि उस समय उन्होंने मुझे एक किताब दी, और किताब थी अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी। और वो मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें एक वाक्य मुझे पढ़ने के लिए मिला। उस वाक्य ने मुझे जीवन में बहुत प्रेरणा दी, और वो आप भी याद रखिए, निराश मत होइए कभी। आपको मालूम होगा उस समय वाटरगेट नाम का कांड हुआ था अमेरिका में, और रिचर्ड निक्सन साहब को रिजाइन करना पड़ा। और रिजाइन करना पड़ा तो स्थिति ऐसी आई कि वॉशिंगटन में कहीं किस एरिया में उन्होंने घर लिया था, तो वहां के सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप यहां नहीं रह सकते।
इतना जनक्षोभ उनके खिलाफ था, तो उस समय उन्होंने लिखी हुई किताब है, और उस किताब में उनका एक वाक्य था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। लाइफ इज ए गेम ऑफ कंपल्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है, अड़चने है, समस्या है, लड़ना पड़ता है, परिस्थितियां बदलते रहती है, और जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। मैं बहुत बार एक बात को दोहराता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम। तो हमें जो भी समस्या मिलती है उसको स्वीकार कर उसके ऊपर जीतना चाहिए। मुझे याद है कि मैं जब महाराष्ट्र में काम कर रहा था, बहुत समस्याएं रहती थी। मुंबई पूरा हाईवे बना था, अभी हमारे देश में ऐसी स्थिति है, रोड बनाओ करके कोई आता ही नहीं था। रोड का काम बंद करो, जो उठता बंद करो काम, तो रोड कैसे बनेंगे? तो मुझे बाला साहब ठाकरे थे, उनके पास जाता था, हमारी बीजेपी शिवसेना अलायंस गवर्नमेंट थी। तो एक बार दो बार सुना उन्होंने, और एक एक्रिलिक पे लिखा हुआ एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ अंग्रेजी वाक्य मेरे हाथ में रखी, बोले नितिन ये पढ़। उसके ऊपर लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। बोले ये मेरे पास समस्या लेके मत आ, हमने आपको मंत्री बनाया, ये तेरा प्रॉब्लम है, ये कैसा करना ये तेरा प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो मुझे बात याद रही कि नहीं होता, मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय। रिलायंस के धीरू भाई अंबानी जी ने कोट किया था मुंबई पुणे को, मैंने टेंडर रिजेक्ट कर दिया, कंट्रोवर्सी हुई थी, वो भी नाराज हुए थे। उस समय वो 3600 करोड़ के रोड का 4000 करोड़ में उनका टेंडर आया था ना, आज का 50,000 करोड़। तो मैं कहा ये 1600 करोड़ में होता है, 1800 करोड़ में होगा। तो हंसी उड़ाई गई, तो जो लोएस्ट टेंडर है और ये कैसी बात करता है, तो वो रिजेक्ट करे हुआ। फिर मैंने एक संस्था स्थापन की MSRDC, और जब मैं पूना में गया तो एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि ये रोड कब बनेगा? 2 साल में। बोले आपके पास पैसे कितने हैं? बोले 5 करोड़। बोले 5 करोड़, रोड की कीमत कितनी है? बोले 2000 करोड़। तो उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिशियन, हम पत्रकारों क्या मूर्ख समझते हो क्या? बोला क्यों? बोले आपके पास 5 करोड़ है, 2 साल में रोड बनेगा, तुम कह रहे हो किस बात पर? तुम्हारे पास क्या है? हम विश्वास क्यों रखें? तो मेरे मुंह से एक अंग्रेजी वाक्य निकल गया, और मैं यूनिवर्सिटी में हूं, इसलिए आप जरूर इसका थोड़ा आनंद भी लीजिए पर याद भी रखिए। मैंने कहा मेरे पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है। इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee and research group. यूनिवर्सिटी में बहुत होते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, यहाँ के प्रोफेसर तो बिल्कुल नहीं है। नहीं तो रिसर्च है, रिसर्च पेपर, कोई कौन कहाँ रिसर्च पेपर लिखता है और कहाँ डालता है पता ही नहीं। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता होगा, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। जब तक तुम्हारे मन में पॉजिटिविटी नहीं होगी, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं होगा, अच्छी टीम नहीं होगी, और उद्दिष्ट पूरा करने में आपके मन में एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल के साथ पॉजिटिव आत्मविश्वास नहीं होगा, तो काम कैसे पूरा होगा? अहंकार और आत्मविश्वास, ये 2 शब्दों में अंतर है। आत्मविश्वास होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। एक सुंदर वाक्य मैं पढ़ रहा था, वो बहुत अच्छा है। रामायण और महाभारत दोनों हमारे लिए, भगवद गीता बहुत कुछ सिखाता है। उसमें लिखा था, रावण बहुत ज्ञानी थे, तो उसमें लिखा था कि रावण को अहंकार का ज्ञान था और प्रभु रामचंद्र को अहंकार का ज्ञान था। यानी उनको ज्ञान का अहंकार था और उनको अहंकार का ये जो ज्ञान है कि क्या अहंकार कर रहे, इसका ज्ञान था।
कहीं ना कहीं हमें आत्मविश्वास के साथ नॉलेज का उपयोग करना चाहिए। और इसलिए जो आज विशेष रूप से मुझे आपके सामने रखना है वो यही है कि देश के विकास में, उड़ीसा के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे तो इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा। ये 4 बातें आगे बढ़ेगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी अगर दूर करनी है तो हमें उद्योग व्यवसाय को बढ़ाना होगा। आप बहुत नसीबवान हैं कि समुद्र आपके पास है। मैं शिपिंग का मंत्री था, पारादीप पोर्ट में मैंने बहुत डेवलपमेंट के काम करने का मौका मुझे मिला। और आपका पोर्ट की विशेषता ये थी कि ये 18 मीटर का ड्राफ्ट है। हमारा जेएनपीटी पोर्ट है मुंबई में, वो 14.5 मीटर है। 18 मीटर का मतलब ये होता है कि 2 लाख टन जो शिप ले सकता है पनामा साइज, वो इस पोर्ट पे आ सकता है। अब इसमें लॉजिस्टिक गेम ऐसा है कि अगर 40 लाख टन, अगर 40,000 टन अगर मटेरियल आया तो ड्राफ्ट कितना लगता है। अभी कोई भी पोर्ट में बड़ा शिप नहीं जा सकता। आपके यहां 80, ये जो 18 मीटर का ड्राफ्ट है, इसके कारण 2 लाख टन का पनामा साइज शिप आता है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है। ये सबसे बड़ी आपकी ताकत है। अब आने वाले समय में मुझे याद है कि आपके पास कोयला है और महाराष्ट्र और गुजरात में यहां से कोयला जाता है। तो मैंने एक आइडिया मेरे मन में आई, मुझे थोड़ा माफ करना क्योंकि मैं गांव वगैरह कुछ भूल गया हूं, क्योंकि मैं ये डिपार्टमेंट मैंने छोड़ दिया। एक तालचेर से पारादीप एक नदी है ब्राह्मणी, उसका मैंने जलमार्ग, वाटरवेज मंजूर किया था। अभी आप देखो क्या है कि अगर आप रोड से जाएंगे तो फॉर एग्जांपल 10 रुपए खर्चा आता है, अगर रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपए आता है, और पानी से जाते हैं तो 1 रुपए खर्चा आता है। तो मैंने प्लान यह किया था कि पारादीप पोर्ट में ये वाटरवेज से कोयला निकालकर, तालचेर में खूब कोयला है, और वो कोयला लाकर ये पारादीप पोर्ट में लाए और 2 लाख टन के शिप में कोयला डालेंगे तो ये कोयला गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट तक जाएगा तो बिजली जो है वो 25 पैसे यूनिट सस्ती हो जाएगी। इसका कारण अभी कोयला कैसा होता है, अभी ट्रक से जाता है, एक ट्रक वहां जाने के लिए 6 दिन, 5 दिन, 8 दिन लगते हैं, फिर डीजल का खर्चा है, रेलवे में भी ट्रैफिक जाम है। तो एक ही समय अगर कोयला जाता और कॉस्ट कम हो जाती तो इकोनॉमिक वायबिलिटी उसमें थी। आप कोई भी काम करिए, 4 बातें जरूर जांच करिए: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अगर कोई अगर हमको कहेगा कि गोबर से मैं गोल्ड बना के देता हूं, मैं टेक्नोलॉजी है और उसकी कॉस्ट अगर बनाने में अगर 1 लाख रुपए तोला आती है तो कौन खरीदी करेगा। जब तक इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होगी तो नहीं होगा। और इसलिए उस समय एक रेलवे लाइन भी उसके बीच में डालने के लिए काम मैंने लिया था, और मैंने रेलवे मंत्रालय को कहा था कि आप चिंता मत करें, मैं अपने पैसे से करता हूं, हमारे पास पैसे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि कोई मंत्री नहीं बोलता हमारे पास पैसे करके। अभी आपके मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि सरप्लस बजट है। पहली बार मैंने सुना कि मुख्यमंत्री कहा सरप्लस बजट है। जहां भी जाओ वहां वही बोलता कैसा होगा, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। मैं बोलता हूं कभी भी मेरे पास पैसे की कमी नहीं, और मैं लोगों को बोलता तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए, और पत्रकारों को बोलता मेरा रिकॉर्ड कर लो भाषण, क्योंकि नेताओं की क्रेडिबिलिटी कभी कभी थोड़ी कम होती ना, उनको लगता मार बोल दिया इन्होंने। इस देश में ना पैसे की कमी है ना टेक्नोलॉजी की कमी है।
इस देश में कमी है तो देश के लिए ईमानदारी में काम करने वालों की कमी। मैं दिल्ली से मुंबई 1 लाख करोड़ का रोड बना लूंगा। अभी ये रायपुर से विशाखापट्टनम जो उड़ीसा से 40,000 करोड़ का, ये कितने रोड बना रहा हूं मुझे भी याद नहीं। बहुत लोग मुझे एमपी आते हैं, बोलते साहब मेरे यहाँ भूमि पूजन का मतलब कितने कीमत है, 300 करोड़, मतलब 1000 करोड़ के ऊपर जाता हूं, नीचे नहीं। और इसका कारण मैं कैपिटल मार्केट में, जैसे कोई कंपनी का शेयर होता है ना, मैं अभी इन्विट मॉडल बना, तो हमारा इन्विट मॉडल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में गया। 7 दिन का टाइम था और मैं अपने परिवार के साथ गोवा चला गया। मुझे बोला 7 दिन के बाद, वो हमारे एक पद्धत होती है, वो नहीं क्या हमारे मुंबई में वो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां बुल है, ऊपर में जाकर फिर घंटी बजाकर वो बॉन्ड इश्यू क्लोज होता है। वो कार्यक्रम के लिए मैंने डेट भी दी 7 दिन के बाद। पहले दिन 7 घंटे में ओवर सब्सक्राइब 7 टाइम्स मोर, बरसात पड़ी, बरसात पैसे की। कितना पैसा मिला कि मैं गोवा में था, मेरे हमारे मेंबर फाइनेंस का फोन है, साहब मुंबई आओ। बोला अभी कैसे आओ? बोले वो क्लोज करना पड़ेगा। बोला तुमने तो 7 दिन के बाद मेरी डेट ली। बोले वो तो 7 घंटे में हो गया। मैं तुरंत दूसरे सुबह मुंबई आया और मैंने बंद किया। आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख सबका मेरा हमारा इनकम आज 55,000 करोड़ है। 2 साल के बाद 1,40,000 करोड़ साल का इनकम है। मैं उसको सिक्योरिटाइज करूं, मोनेटाइज करूं तो मुझे 10 लाख करोड़, बैंक वाले मेरे पीछे पड़े हैं। आजकल बड़े बड़े इन्वेस्टर अलग देशों से आते हैं, मैं उनको चाय पानी करा देता हूं, नमस्कार करता हूं, पुष्पगुच्छ ले लेता हूं, हाथ जोड़ता हूं, मतलब हाँ ओके ओके थैंक यू। क्या करूं पैसे लेके? जो है वही तो खर्चा नहीं होते। तो हमारे देश में आपको पता है, हमने एक सागरमाला प्रोग्राम बनाया था। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग केस। आपके यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट फाइनेंस वाला तो स्टडी करो। और मेरे डिपार्टमेंट का बजट था 800 करोड़ का, शिपिंग एंड पोर्ट, जिसमें ये पैरादीप आता है। और मैंने योजना बनाई 16 लाख करोड़ की। और आपको ताज्जुब होगा, 800 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का बजट था और हमने अभी तक 12 लाख करोड़ रुपए के काम पूरे किए, क्योंकि पैसा मॉडल ऐसा बना था। मेरा इतना विश्वास है कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के साथ एप्रोप्रिएट विजन इज इंपॉर्टेंट। आप चावल तैयार करते हैं, अभी देखिए, मैं आजकल, आपने शायद थोड़ा बहुत कुछ सुना होगा, हमारे यहां जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल, इसका इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है। 22 लाख करोड़। और मेरा सपना है, 2004 से मैं कोशिश कर रहा था, आज बड़ा सब लोग एक्सेप्ट करने लगे। अब तो ग्लोबल अलायंस भी G20 में बन गई। तब कोई मेरी बात को विश्वास नहीं करता था। मेरे घर पर दिल्ली में गाड़ी है, इनोवा टोयोटो की, 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। मेरे घर में दूसरी गाड़ी है मिराई टोयोटो की, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स भविष्य, वो हाइड्रोजन पे चलती है। इलेक्ट्रिक पर गाड़ियां, मैंने इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई। लोग मुझे बोलते थे, मजाक उड़ाते थे। पत्रकार पूछते थे, रास्ते में अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी बंद पड़ी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? बंद नहीं पड़ेगी। पड़ी किसी की गाड़ी बंद? 300% राइज हुआ। Our policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous। जब मैं मंत्री बना तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज था 13 लाख करोड़, और आज मोदी जी के नेतृत्व में आज उसका साइज हुआ है 22 लाख करोड़। देश में 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है, और सभी राज्यों को और देश को जीएसटी के माध्यम से सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है। और अभी 3-4 महीने पहले, कल मेरे पास जापान के एम्बेसडर आए थे, जब बातचीत, और उसके पहले मर्सिडीज के वर्ल्ड चेयरमैन भी आए थे। अब दोनों, वो जर्मनी के थे, ये जापान के थे, तो दोनों से मेरे से बात कर रहे थे एम्बेसडर। तो मैंने उनसे बहुत सी बातों पे होते होते उनको, मुझे लगा बोलूं कि नहीं बोलूं, इनको अच्छा लगे कि बुरा लगे, मैंने बोल दिया।
मैंने कहा अभी 4 महीने पहले हम 13वें नंबर पे थे, अब हम तीसरे नंबर पर आए हैं और जापान जो था उसको पीछे डाल दिया है। अब जापान 4थे नंबर पर गया है और हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आए हैं। अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज नंबर 1 79 लाख करोड़, चाइना 48 लाख करोड़ और इंडिया 22 लाख करोड़। हमारी टू व्हीलर जो बनती है बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। अभी हुंडई और सुजुकी ने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अपनी 4 व्हीलर एक्सपोर्ट की है। तो आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि ये जो आज 22 लाख की इंडस्ट्री है, ये इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, इसमें जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसके कारण 5 साल के अंदर हम विश्व में पहले नंबर पर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। देश के लिए एक्सपोर्ट करना ये नेशनलिज्म है और इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और इसी से हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। इसी से हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। इसी से हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। और ये बनने के लिए जो विजन है भविष्य की, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो पूरा करने के लिए ओडिशा में भी यही करना होगा। अब हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाई, मुझे पता नहीं आप क्या कितना काम हुआ है। ये जो शुगर कैन जूस, मोलाइसिस, बी मोलाइसिस, सी मोलाइसिस, कॉर्न, राइस, ब्रोकन राइस, चावल, बांबू और राइस स्ट्रॉ, परली, अब इससे इथेनॉल बनना शुरू हो गया। और राई अभी हमारे यहां इतने प्रोजेक्ट की पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं। अब किसान जो है वो केवल अन्नदाता नहीं है, हमारे यहां किसान को हमने ऊर्जादाता बनाया, किसान को ईंधनदाता बनाया। और आपको मैं बताता हूं, ये जो ईंधन है इथेनॉल का, जो अगर आपके यहां, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सब टेक्नोलॉजी है, प्रूवन है। मैं खुद 4 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बनाता हूं, वो बोकंगा इससे, और देश में सब जगह शुरू है। और इससे गांव में रोजगार निर्माण होंगे। और मेरे पास जो टोयोटा की इनोवा है दिल्ली में, आप देखने के लिए आइए, किसी को विश्वास नहीं होगा तो। ये इथेनॉल डालने के बाद पेट्रोल की तुलना में जो 60% बिजली तैयार करती है, अभी वो 20,000 करोड़ का प्लांट फ्लेक्स इंजन का औरंगाबाद महाराष्ट्र में डाल रहे हैं। और पेट्रोल की तुलना में उसकी तुलना अगर करेंगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है, 25 रुपए लीटर। अब टाटा, महिंद्रा, 11 कंपनियों ने फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां तैयार की है। इंडियन ऑयल ने 400 इथेनॉल के पंप देश में खोल दिए हैं। बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा ने अपने 2 व्हीलर इथेनॉल पे तैयार कर दी है। तो क्यों आप पेट्रोल की 2 व्हीलर यूज करते हो? पोल्यूशन होता है। क्यों पेट्रोल की गाड़ियां यूज करते हो? क्यों डीजल की गाड़ियां यूज करते हो? अगर किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से ईंधनदाता, ईंधनदाता से हाइड्रोजन दाता भी बना है। अब हाइड्रोजन दाता नहीं, हवाई ईंधन दाता बना है। और हवाई ईंधन दाता नहीं तो बिटुमिन डांबर दाता भी बना है। यही महत्वपूर्ण है कि भविष्य के रिसर्च को समझकर हमको आगे जाना है। हमने पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो राइस स्ट्रॉ है, परली है, पंजाब हरियाणा में जला देते हैं, 220 लाख टन होती है। और यह परली के लिए इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और 20 लाख टन परली का उपयोग हो रहा है। और अभी धीरे धीरे 5 साल में परली नहीं जलेगी तो दिल्ली का प्रदूषण ही नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायोबिटुमिन और 78,000 टन पर डे हवाई ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रही है। अभी डावोस में यह चर्चा हुई कि पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 5% ये हम बायो एविएशन फ्यूल डाल सकते हैं। अब आपके यहां भी परली है, राइस स्ट्रॉ है, आप क्या कहते हो? आपकी भाषा में मुझे पता नहीं, उसको क्या कहते हैं? चल नोरा।
मुझे पता नहीं, वो आप जलाते होंगे या कुछ मालूम नहीं, जानवर भी खाते होंगे। अब उससे हवाई ईंधन बनता है, विमान उड़ सकते हैं, उससे बिटुमिन बनता है। और देश में 400 प्लांट ऑलरेडी प्रोसेस में, 90 चालू हो गए हैं कि 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। और वो बायो सीएनजी जो है, अभी मैंने देखा ट्रक, आपके यहाँ सीएनजी आया है तो ट्रक, बस, ट्रैक्टर सब चलेगा। मेरा ट्रैक्टर है सीएनजी का। 1 लाख रुपए साल की बचत है डीजल के बजाय। महेंद्र को मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने कहा यूरो 6 के नॉर्म लगा रहा हूं, सब डर के हुए मेरे पास आए, बोले ये करेंगे तो ट्रैक्टर 1 लाख रुपए से महंगा होगा। बोले एक काम करो, इलेक्ट्रिक पर चलने वाला, इथेनॉल पर चलने वाला और बायो सीएनजी चलने वाला ट्रैक्टर लाओ। मैं नहीं लाता, मैं तो लाऊंगा। सब डर गए, आ गए। अब ट्रैक्टर आ रहे तो 1 लाख रुपए की बचत किसान की होगी। और यही ओडिशा के यही का राइस स्ट्रॉ, यहां सीएनजी पैदा होगा। और जब ये सीएनजी तैयार होता है, उसका बाय प्रोडक्ट है लिग्नट, 35% निकलता है। और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्राज इंडस्ट्रीज ने ये लिग्नट को पेट्रोलियम बिटुमेन में डाला, उसमें 7% वेस्ट प्लास्टिक डाला और जो यूज रबर टायर है उसकी पाउडर निकालकर वो 15% डाली और वो बिटुमेन बना। और 1 किलोमीटर रोड नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर मनसर करके गांव है, वहां बना। सब साइंटिस्ट ने चेक किया और मुझे रिपोर्ट दिया कि दिस इज प्रूव टू बी 50% बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमेन। अब ये पूरे 400 प्लांट में जो 35 तक के निकलेगा लिग्नट, वो सब बिटुमेन बनेगा। हमारे देश में 95 लाख टन का बिटुमेन लगता है। 45 लाख टन हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी है। और अगर ये हम करेंगे तो हमारा जो किसान है वो तैयार करके बिटुमेन देगा, तो 15 लाख टन हमारे देश में तैयार होगा। उतना इंपोर्ट बचेगा और गांव के किसानों को कीमत मिलेगी, गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आपको यही, जो आपके पास रॉ मटेरियल है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। जैसे मैंने कहा नॉलेज टू वेल्थ, वैसा वेस्ट टू वेल्थ। जो कोई आदमी बेकार नहीं होता, कोई मटेरियल खराब नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और इसलिए आने वाले समय में कचरे से झगड़ा होने वाला है, जिसका जिक्र कर रहे थे, ग्रीन हाइड्रोजन। जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से या बायोमास से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अब आपके राइस स्ट्रॉ से भी हाइड्रोजन बन सकता है। जैसे ये सीएनजी बन रहा है ना, तो बायोडाइजेस्टर में अगर म्यूनिसिपल वेस्ट सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दी और राइस स्ट्रॉ डाल दिया, तो उसमें से सीएनजी भी निकलेगा जो बायोडाइजेस्टर में डालने के बाद, और सीएनजी के बजाय हाइड्रोजन भी निकल सकता है। अब हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन ये चल रहा है। ये थोड़ा डार्क एरिया है। और अभी मेरे डिपार्टमेंट ने 7 प्रोजेक्ट मंजूर किए और टाटा कंपनी के 2 ट्रक मैंने लॉन्च किए। एक ट्रक हाइड्रोजन पर चलने वाला है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग डीजल आईसी इंजन है डीजल पेट्रोल का, उसमें हाइड्रोजन डाल के चलता है। अब हाइड्रोजन पानी से तैयार होता है, कचरे से तैयार होता है, बायोमास से तैयार होता है, वो ग्रीन हाइड्रोजन। पर जब हम इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके सोलर एनर्जी से अगर हाइड्रोजन बनाएंगे तो 50 यूनिट पावर लगती है, तो 150 रुपए तो पावर ही लगेगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कचरे से और बायोमास से हाइड्रोजन बना सकते हैं, वो ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, तो मेरा टारगेट है कि $1 पर केजी पे हाइड्रोजन मिलना। बेक, पिठी, अंटा, आंठू आदि समस्त दरजर एकमात्र तैल श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल। श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे, रखे सबका ख्याल।